हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो ग्रुप डी 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके सारे क्वेश्चन है विद आंसर। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीव में लैंगिक जनन से संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो जीवों में जो लैंगिक जनन होता है जिसमें और स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, उसके संबंध में सही विशेषता क्या हो सकती है? आइए देखते हैं। यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन, ये बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित करता है। यह संतति में माता पिता के डीएनए को संयोजित करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि जो डीएनए में जो जो भी संतान उत्पन्न होता है जीवों में लैंगिक जनन द्वारा, उसमें माता पिता के दोनों के डीएनए के गुण संयोजित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मटर के पौधे अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करते हैं? तो आप जानते हैं कि मटर के जो पौधे होते हैं वो लतों के सहारे किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ते हैं। तो इसी को बोला जाता है टेंड्रिल्स। क्या बोला जाता है इसको? टेंड्रिल्स बोला जाता है, प्रतान। और क्रिकेट खिलाड़ी, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। जैसा कि विकेट कीपर वगैरह भी देखते हैं, जब बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो मोमेंटम है उसके टाइम को क्या करता है, वो बढ़ाता है। जब टाइम बढ़ता है तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस संगठन का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल क्या हो जाए, कम हो जाए। जंतुओं में संयोजी उत्तक वसा कोशिकाएं लोब्यूल में अवस्थित होती है के द्वारा विभाजन द्वारा पृथक होती है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कोलेजन और इलास्टिन तंतु। इलास्टिन तंतु क्या होता है? जो हमारे मसल्स को थोड़ा इलास्टिसिटी प्रदान करता है, ताकि मसल्स हमारा फैलने में और सिकुड़ने में क्या करे, वो हमारे बॉडी को एक संतुलन प्रदान करता है, ताकि हमारा मसल्स फैलता भी और सिकुड़ सकता है। तो इसी को बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन तंतु के कारण ये होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो देखिए, अल्ट्रासाउंड का आप लोग जानते हैं, इससे फैमिलियर है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ होता है? नियमित गर्भ निर्धारण परीक्षण में, हाँ सही बात है। धातु के ब्लॉक में दरारों को पता लगाने में, हाँ ये भी सही बात है। वस्तु की सफाई में और मेडिकल इमेजिंग में। तो यहाँ पे आप वस्तु की सफाई में इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ इसका उपयोग नहीं होता। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, आते हैं छठा क्वेश्चन। धातुओं का संचारण एक ऐसी क्रिया है जिसमें, अब धातुओं में जंग लगना कैसी क्रिया है? तो जाहिर सी बात है, एक रासायनिक क्रिया है जो धातुओं को क्या करती है, उसके रंग में परिवर्तन ला देती है, उसकी अवस्था थोड़ी खराब हो जाती है पहले से। तो आइए देखते हैं, ये अपना स्थायी रंग रूप बदल लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, धातुओं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, बाकी दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आयरन क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है। कुछ का, और जो कॉपर होता है वो क्या बनाता है, कार्बोनेट बना देता है। और सिल्वर जो चांदी है वो वातावरण में रह के इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण वो काला हो जाता है। और 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? मेंडल जिन्होंने अपने मटर पे परीक्षण किया था उसके बारे में तो सब पढ़ी होंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो प्रत्येक विशेष 3 जीवों द्वारा नियंत्रित होते हैं। नहीं, 3 जीनों द्वारा तो कोई नियंत्रित नहीं होता है। प्रत्येक विशेष एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। नहीं, एक गुणसूत्र द्वारा वो नियंत्रित नहीं होते हैं। प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जी हाँ, सही, तीसरा नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 कारकों द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस दबाव बढ़ाने का परिणाम है? गैस पर दबाव बढ़ाने का परिणाम है। देखिए, गैस है, गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं, अगर उसका दबाव बढ़ाते हैं तो गैस के कण क्या होते हैं, और भी नज़दीक आ जाते हैं, और भी नज़दीक आ जाते हैं। और उसके क्या होती है, और उसके अंतः कण की स्थान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जितना स्थान जो उनके बीच का गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को 7.84 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो भूतल तक पहुंचने के लिए इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समय यहाँ पे आपको एस का मान दे दिया है 7.84 मीटर, जी का मान हमारा दिया है 9.8। तो एक फार्मूला देखिए, यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका तो जीरो है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी में लिखते हैं तो यू और टी तो जीरो हो जाएगा, और एस का मान हमारे पास दिया है 78.4, और इसमें हाफ जी टी स्क्वायर हाफ, और 9.8 इंटू टी, जगह कम पड़ गया यहाँ। 78.4 इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अगर इसको हम इससे काट देंगे तो कितना आएगा, 4.9। 7.4 इंटू 4.9, ये इससे कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 16 बार में कट जाएगा। और टी स्क्वायर का मान आता है 16, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा इसका 4 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का एक हिस्सा है? तो देखिए, वर्षा जल का संचयन और जल संग्रहण, दूसरा खाद और रासायनिक छिड़काव, तीसरा ड्रिप सिंचाई, फसल चक्रण, स्प्रिंकलर सिंचाई और जुताई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कि किसी तार की लंबाई दुगनी करते हैं। तो देखिए, इसका आप जानते हैं कि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए,
और अगर यहाँ आर डैश का मान देखिए तो क्या बोल रहा है, यहाँ आते हैं आर डैश का मान है यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंबाई दुगनी कर दे तो यहाँ रो हो जाएगा 2L और A/2, क्योंकि क्षेत्रफल को क्या किया गया आधा, ये 2 चल के ऊपर चल जाएगा तो आर डैश का मान कितना हो जाएगा, रो इंटू 4L/A। देखिए आर डैश, और अगर इस पे इससे हम कंपेयर करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आर डैश के मान कितना 4 गुना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, मूल का 4 गुना, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा के रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है, विद्युत से चलने वाली मोटर। अब आप सोच रहे हो विद्युत से अगर मोटर चलता है तो मोटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, वो तो उष्मा नहीं। सौर कुकर से पकने वाला भोजन, ये भी नहीं। बैटरी द्वारा बल्ब का जलना, आप सोच रहे हो बैटरी से अगर हम बल्ब को जला रहे हैं तो वहाँ रासायनिक ऊर्जा, वहाँ प्रकाशीय ऊर्जा में उत्पन्न हो रही है, प्रकाशीय ऊर्जा में फिर हीट जनरेट हो रहा है, तो वो ये भी आंसर हो सकता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर इसको भी आंसर मारते हैं, पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लकड़ी का जलना। क्योंकि लकड़ी का जलना भी क्या है, लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है, अगर उसमें हम आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है और फिर क्या है, उसमें उष्मा निकलती है। सर्वोत्तम उदाहरण है। एक युग्म है, युग्म कौन होता है इसमें, एक युग्म है कौन, समस्थानिक। देखिए संभारिक किसको कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम है। आइसोटॉप किसको कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक सेम है। आइसोटोन न्यूट्रॉन, जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, और आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो इसमें एक युग्म हो जाएगा कौन, आइसोटॉप हो जाएगा। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है तो कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। अगर हम पौधे को उखाड़ देंगे तो उसकी जड़ जो है मिट्टी से अलग हो जाती है, तो उस पौधे को ना जल मिल पाता है ना खनिज लवण मिल पाता है, और जल और खनिज लवण कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जाइलम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया है, जाइलम के माध्यम से चलन प्रारंभ हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया, और जाइलम के माध्यम से भोजन हस्तांतरण। देखिए भोजन तो जाएगा नहीं जाइलम, क्योंकि भोजन किसके द्वारा जाता है, फॉइलम के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। कार्बन का एक विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है। देखिए कार्बनिक तो हम जानते हैं टेट्रावैलेंसी, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, और इसकी एक और गुण होता है कि ये चेन, बहुत सारे चेन बना सकता है। तो इसकी क्या है, चतुसंयोजक और श्रृंखला दोनों, डी नंबर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। बाकी आंसर पे अगर आप डाउट हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस 25 क्वेश्चन के लिए मैं आपकी 1 घंटे खराब करूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कम से कम समय में ये मैं सारी चीज़ें आपको बता के कंप्लीट करूँ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अयस्क से अपशिष्ट को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रियाएं क्या होती है। अपशिष्ट और अयस्क किन गुणों के बीच में अंतर, देखिए कोई भी अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, उसको किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, रासायनिक द्वारा या केवल भौतिक द्वारा या दोनों द्वारा या अपवर्तनांक द्वारा। देखिए कुछ ऐसे होते हैं अशुद्धियाँ जिनको केमिकल मेथड द्वारा हटाता, किसी को फिजिकल, यहाँ रासायनिक और भौतिक दोनों हो सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या संबंध है। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अगर दोनों को हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों केस में क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl, मतलब क्या, कार्बन सोडियम क्लोराइड बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापीय गुणों और उसकी एसआई पद्धति के संदर्भ में सुमेलित है। देखिए दाब को तो न्यूटन में हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक, तापमान को कैलोरी में नहीं, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर, आयतन को घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा, ये वाला। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पे धकेला जाता है, मतलब फ्रिक्शन वाला लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही। देखिए पहले ढकेला जाता है, तो ढकेला जाता है तो धीरे, उस टाइम क्या था, बल संतुलित था, क्योंकि वो नीचे क्या लुढ़क नहीं रहा था। धीरे धीरे बल बढ़ाया जाता है तो क्या करेगा, धीरे धीरे लुढ़कना स्टार्ट कर देगा, तो पहले संतुलित आ जाएगा फिर असंतुलित हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा कि धीरे धीरे बल बढ़ाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक समान गति से वो चलना स्टार्ट करता है, तो पहले असंतुलित, पहले संतुलित, फिर असंतुलित, फिर संतुलित, डी नंबर। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली किरणों को क्या करता है, एक जगह वो केंद्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह एक निम्नलिखित में से जल को हटाता है। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है, ये जल को निकाल देता है, निर्जलित। ये किससे निकालता है, ग्लूकोज से निकालता है। एक कोशिकीय जीव में समान अनुवांशिकी सामग्री वाले 2 संतति कोशिकाओं का विभाजन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जिसमें एक कोशिकीय जीव होता है, दोनों समान अनुवांशिकी समांगी बराबर बढ़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी विखंडन, सी नंबर, बाइनरी विखंडन। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान कहाँ होता है, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और देखिए जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, ये तो सीधा गलत हो जाएगा। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर या किसी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि के कारण चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी भी वायर में अगर रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। पहला चीज़ है, इसमें तो लगता है मैंने ऑप्शन नहीं दिया,
शायद कोई मिस्टेक हुआ होगा। देखिए पहला होगा शायद तार की लंबाई या तापमान। तो तार की लंबाई और तापमान और क्षेत्रफल 3 ऑप्शन रहते हैं जनरली। तो देखिए तापमान बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और तार की लंबाई बढ़ाने से भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यही 3 में से कोई ऑप्शन कुछ होगा ऑप्शन जो मैं देना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु के लेंस तक जाती है तो वो हमेशा किस प्रकार रखी जाती है। अगर हम प्रधान अक्ष को मान लेते हैं, अगर वहाँ पे प्रकाश की किरण आती है तो वो वस्तु को किस ओर रखा जाता है, हमेशा प्रकाश वस्तु के लेंस की बाईं ओर, या डी वस्तु की दूरी जो देखो यहाँ हमेशा कहाँ रखता है, बाईं ओर। वस्तु को हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर ही रखते हैं, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही रखते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने आंसर बताया वो अगर सही है तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बाकी चीज़ों को उपयोग करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। और ये सीरीज अभी रोज़ चलेगी। इससे क्या होता है कि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी पिछले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही थी। इससे आपको भी फायदा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और हमको सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू।